सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज जो है हम हिंदी गद्य खंड का पाठ 3 हिमालय की बेटियां जो नागार्जुन द्वारा लिखित है, इससे आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हिमालय की बेटियां, यानी आज हम हिमालयी प्रवाह क्षेत्र से, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों से जिन जिन नदियों का उद्गम हुआ है, उन नदियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस पाठ में लेखक ने बड़ा ही सुंदर तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि नदियाँ कैसे हिमालयी क्षेत्रों में अपने बचपने, अपने बाल रूप में होती हैं, क्योंकि उनका उद्गम उन्हीं इलाकों से होता है। और हिमालयी इलाकों में होने के चलते कैसे वो लुढ़कते, उछलते, कूदते हुए उत्तर के मैदानी इलाकों में बिल्कुल शांत और गंभीर प्रकृति की हो जाती हैं, और कैसे बीच में आने वाले विभिन्न जंगलों, घाटियों, वादियों से होते हुए अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो आज इसी पाठ में हम जो है हिमालय पर्वत की इन बेटियों की जो यात्रा है, जो हिमालय से शुरू होकर समुद्र में खत्म होती है, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि लेखक नदियों को किन-किन रूपों में देखता है, किन-किन रूप से उनकी तुलना करता है। और अंतिम पंक्ति में तो अंतिम पैरा में उसने नदियों को लोक माता कहा है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको आपके मोबाइल पर भी दिखाई देने वाला है। जैसा कि पाठ आपको आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, हिमालय की बेटियां। इस पाठ की शुरुआत जो होता है, इसमें लेखक जो है उन्हें हिमालय की वादियों से देखने की कोशिश कर रहा है, वहां से उन्हें देख रहा है, और वे उसे कैसी प्रतीत होती हैं, आप आगे की पंक्तियों में देखने की कोशिश कीजिए। पाठ शुरू हो चुका है। लेखक कहता है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत का मतलब होता है अच्छे आचरण, बहुत ही गंभीर प्रकृति की, बहुत ही गंभीर प्रकृति की महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हम नदियों में स्नान करते हैं। हमारे आसपास के इलाकों में जब भी नदियां होती तो हमें अपने जीवन में एक दो बार तो जरूर उनके पास, उनके सानिध्य में, उनके पास में जाने का, नहाने का और भ्रमण करने का मौका जरूर मिलता है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि मेरे दिल में, उनके हृदय में उनके लिए आदर और श्रद्धा के भाव थे। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ, अपनी दादी, मौसी, मामी की गोद में खेलता है, उछल कूद करता है, ठीक उसी प्रकार मैं इन नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। यानी अभी मैंने नदी के इस रूप को तो मैदानी भागों में देखा था, और अब मैंने इसके इन रूपों को जो है हिमालयी भागों में देखा है। तो लेखक आगे कहते हैं कि मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यहाँ लेखक विस्मय में पड़ा हुआ है कि भाई, हिमालयी इलाकों में देखता हूं तो ये बहुत पतली दिखती है, लेकिन इनका बहाव बहुत तेज होता है, लेकिन ये मैदानों में आकर इतना विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। ये देखिए, अगर आप इस
तस्वीर को देखते हैं, इस चित्र को देखते हैं, तो आप भी जानते हैं कि भूगोल में हमने पढ़ा है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र बहुत सारी नदियों का उद्गम क्षेत्र है, जिसमें कि गंगा, यमुना, सतलज और बहुत सारी ऐसी नदियाँ आती हैं, जो कि जिनका उद्गम स्रोत जो है हिमालय है। हिमालय जो है अथाह जो है नदियों का उद्गम स्रोत है। यहाँ पर बराबर बर्फ जमी रहती है और यही बर्फ पिघलकर एक-एक बूंद आगे जाकर नदियों का रूप ले लेती है और उत्तर के हिमालय से होते हुए ये मैदानी इलाकों में आती जाती हैं और इस तरह से उनका आकार विस्तार होता चला जाता है। इसलिए लेखक कह रहा है कि मैंने हिमालय पर्वत की तरफ देखा, वहाँ इनके जो स्वरूप को देखा तो ये दुबली-पतली थी, चंचल थी, उछल-कूद करती थी। लेकिन मैदानी इलाकों में आकर न जाने ये कैसे इतनी गंभीर हो जाती हैं और इनकी जो भावभंगी है, ये उल्लास है, जो आनंद है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। यहाँ कह रहा है कि किसी लड़की की सुंदरता को, किसी पुष्प की सुंदरता को देख कर के भी मेरा ध्यान इतना नहीं हटता, इतना मेरा ध्यान नहीं भटकता, जितना इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। यानी सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य नदियाँ प्रदान करती है, नदियाँ मेरे समक्ष प्रस्तुत करती हैं, न कि फूलों की कलियाँ या कोई सुंदर सी महिला या बालिका हो। अगली पंक्ति में कब लेखक कहता है, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यहाँ पर लेखक कह रहा है कि विराट जो हिमालय है, ये इनका पिता है और वह उनसे अथाह प्रेम करता है। लेकिन इतना प्रेम पाकर भी ये कहाँ भागने की कोशिश करती हैं? ऐसा कौन है जो इनकी प्रेम रूपी प्यास को मिटा सकेगा? हिमालय को देखी तो आपको पता चलता है कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे-छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं। बंधुर आदित्यकाएं मतलब होता है सुंदर मनोहर नजारे और सरसब्ज उपत्यकाएं का मतलब होता है बहुत सुंदर सुंदर घाटियां, वादियां। ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी जहां ये लीला करती हैं, इनका जो निकेतन है, लीला निकेतन, ये इतना सुंदर और शानदार है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी जब ये हिमालय पर्वत से नीचे की तरफ निकलती हैं, मैदानों की तरफ भागने की कोशिश करती हैं, तो सुंदर-सुंदर घाटियों से होते हुए रास्ते में पड़ने वाले जो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों पे जो वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा या कैल के जंगलों में जब पहुंचती हैं, तो यहाँ जाकर इनकी रफ्तार थोड़ी-सी धीमी होती है और शायद तब ये सोचती होंगी कि हम कहाँ आ गए, हम क्यों आ गए? आगे की पंक्तियों में लेखक कहता है, कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि हिमालय को अपनी बेटियों की याद आती होगी जो उसे छोड़कर नीचे की तरफ भागती जा रही हैं, हिमालयों की तरफ हिमालय से हट के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानों की तरफ भागती जा रही हैं। न जाने वो अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, उन्हें याद करता होगा। बड़ी-बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है? अगर आप उत्तर में जाते हैं तो वहां बड़े-बड़े जो हिमालय के जो भाग हैं, जो पर्वत हैं, उनके पास सिर्फ शांति के अलावा कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां हैं भारत की। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम
काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जब चर्चा होती है तो जो ये अन्य जो उसकी सहायक नदियां हैं ये अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये क्या है? ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पर लेखक ने जो है बहुत व्यापक तौर पे अपनी बात को कहने की कोशिश की है। यहाँ कह रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। ये क्या है? ये पर्वतराज हिमालय के पिघले हुए हृदय की एक-एक बूंद है जो न जाने कैसे और कब इन महानदों के का निर्माण करती हैं और ये दोनों महानद जाकर जो है अंत में समुद्र में मिल जाते हैं। यानी कि समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिन्हें इन पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। यानी दो नदियां आगे जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी कि अगर मैदानों में अगर नदियों को बात करें तो शायद ही हमें बात याद आएगी कि ये नदी जो इतनी शांत धीरे धीरे बह रही है, विस्तृत रूप में बह रही है, बिल्कुल एक अपनी रफ्तार में धीरे धीरे बहती चली जा रही है, धारा प्रवाह होते हुए। लेकिन अगर आप हिमालय पर जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां उनका बचपना आपको देखने को मिलेगा। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यहाँ पर देखिए हर चीज जो ये है एक तरह से निर्जीव रूप में ही मानी जा रही है, लेकिन कवि ने यहाँ निर्जीवता में सजीवता को जोड़ने, लेखक ने सजीवता को जोड़ने की कोशिश की है। यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिमालय पिता है और ये नदियां उनकी पुत्रियां हैं और जैसे ये समस्त नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, उनका मिलन उनसे हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर लेखक का आशय यही है कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री का विवाह जिस पुरुष से करता है वह उसका दामाद हो जाता है, ठीक वैसे ही ये नदियां स्वयं जाकर अपना वर चुनती हैं और स्वयं समुद्र में मिल जाती हैं। अतः जो ये समुद्र है ये जो है हिमालय का दामाद है और हिमालय समुद्र का ससुर है। आगे की पंक्तियों में लेखक कहता है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी। कालिदास क्या थे? भारत के एक महान कवियों में इनकी गिनती होती है। इन्होंने बहुत सारे जो है अपनी रचनाएं की जिसमें मेघदूत, रघुवंशनाथम, अभिज्ञान शाकुंतलम और बहुत सारी जो है काव्यगत सौंदर्य इन्होंने प्रस्तुत किए थे। तो कालिदास का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो यही लेखक कह रहा है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी यहाँ पर लेखक ने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, थोड़ा सा बातों में और गूढ़ता और रहस्य इसमें डालने की कोशिश की है। तो इसमें कालिदास मेघदूत से, विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि हे जो मेघदूत से कहा था कि तुम जो है जो बेतवा नदी है उसके प्रेम का प्रतिदान करते जाना और तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अत्यंत प्रसन्न होगी। यानी इसके प्रेम को तुम अस्वीकार ना करना, इसे तुम अपने पास रखना, तुम इसे अपने में समाहित कर लेना। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद
उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यहाँ मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि इन सारी चीजों को निर्जीव न मानते हुए लेखक या कवियों ने हमेशा से नदियों और पहाड़ों या प्राकृतिक सौंदर्य को सजीव ही माना है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अर्थात अगर आप नदी को समतल मैदानों में देखते हो तो इसका एक अलग रूप, एक अलग चरित्र आपके समक्ष दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसे हिमालय की घाटियों की तरफ, नीचे की तरफ आते हुए देखोगे, इसे अपने पिता के स्थान की तरफ देखोगे जहां इनका इनका बचपन बीता है, तो इन दोनों रूपों में आप बहुत अंतर पाओगे और आप स्वयं भी चकित रह जाओगे कि क्या ये पतली सी दुबली सी दिखने वाली नदियां, ये उछल कूद मचाने वाली नदियां उत्तर के मैदानों में आकर इतनी शांत और गंभीर कैसे हो जाती हैं। तो आप स्वयं भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। आगे की पंक्ति में लेखक कहते हैं, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी लोगों की माता। लेकिन यहाँ लेखक कह रहा है कि आप उन्हें सिर्फ लोक माता की उपाधि नहीं दे सकते। जब वो नदी है, आप उसे सजीव रूप में मानते हैं, तो आपको देने के लिए और भी बहुत सी उपमाएं हैं, आपको देने के लिए और भी बहुत से संबंध हैं जो आप दे सकते हैं। यहाँ पर लेखक कहता है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों की क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में से अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। यानी प्रेयसी मतलब प्रेमिका की भावना, यानी आप उसे अपनी प्रेमिका मानकर चलिए तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इन नदियों के साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। तिब्बत में मैं मौजूद था, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील यानी निरंतर बहने वाले जल ने असर डाला। और जब भी आप नदियों के किनारे बैठकर अपने पैर को नदी की धारा में डाल देते हैं तो एक बहुत ही मनोहर सा, मनमोहक सा और बहुत ही अच्छा सा एक सुकून, एक तसल्ली, एक शांति हमें प्राप्त होती है। और ऐसा करने से तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। यहाँ लेखक कह रहा है कि मैंने जब नदी की धारा में पैर डाला तो उसके जल ने मेरे मन और तन को तरोताजा कर दिया। तो मैं क्या गुनगुनाने लगा। यहाँ मैंने उसे बहन की उपमा देते हुए कहा कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी ये कविता लेखक के मन में आती है जिसमें वो लेखक जो है सतलज नदी को अपनी बहन मानते हुए कहता है कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला जो है बहुत ही प्यारी है और तुम्हारे इस रूप स्वरूप को देखकर मेरे मन में जो विषाद था, जो कष्ट था वो दूर हो गया। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मर मिटूंगा क्योंकि तुम जो हो हिमालय की बेटी हो, हिमालय तुम्हारा पिता है और वह हिमालय चिंतित तो है लेकिन चुपचाप है। और प्रकृति के सुंदर जो चित्रपट है इस पर तुम्हारी छाप अद्भुत है, इस पर हिमालय की छाप प्रकट होती है, इसलिए हे बहन सतलज तुम्हारी जय जयकार। और यह कहकर जो है इस पाठ का अंत होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने यह जाना कि ये पाठ जो है कितना प्रकृति से जुड़ा हुआ पाठ है, जिसमें लेखक ने नदियों को जो है लोक माता के रूप में, अपनी प्रेयसी के रूप में, अपनी बहन के रूप में स्वीकारने को कहा है। और इसमें आगे प्रश्न अभ्यास भी आप देख सकते हैं कि नदियों को माँ मानने की परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन-किन रूपों में देखते हैं, अंतिम पंक्ति में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं?
तो आपको याद होना चाहिए कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ भी नहीं है, यह पर्वतराज हिमालय के हृदय से पिघली हुई प्रेम रूपी बूंदें हैं जो महानदों का रूप ले लेती हैं। काका काले कर्ण नदियों को लोक माता क्यों कहा है, इसका उत्तर भी अंतिम पैरा में छुपा हुआ है। और हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, ये समस्त जो प्रश्न के उत्तर हैं, ये आपको आपकी पाठ में मिल जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। आप स्वयं भी इस पाठ का अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा और आप इसके प्रश्न उत्तरों को ढूँढने की कोशिश कीजिएगा कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं या नहीं। और यदि आपको कोई समस्या होगी तो अगली वीडियो में उसे पूछने की कोशिश कीजिएगा। तो आप सभी को किसी प्रकार की समस्या? हुँ। पूछो।